एक नया बजट पेश किया जा रहा है, तो ये एक बजट नहीं है। ये मईशत की इस्लाहात करने के लिए, सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए, सनती पैदावार को बढ़ाने के लिए, ज़राअत को तरक्की देने के लिए एक इस्लाहात का पैकेज है जो मैं आज पेश कर रहा हूँ। हमने एक ऐसी मईशत बनानी है जहाँ IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो और कभी आइंदा पाकिस्तान के अवाम को ये न सुनना पड़े कि क्योंकि पिछली हुकूमत तबाह कर गई थी, इसलिए हमें ये मजबूरी है। काश उस वक्त जब यहाँ से खड़े होके उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ये झूठ दम पलंदा कौम को सुनाते थे, काश इनका ज़मीर जागता, काश ये झूठे झूठे के नारे लगाते। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। वफाकी वजीर खजाना असद उमर साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की, बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ आज की उनकी ये तकरीर थी, जिसे उन्होंने कहा कि मिनी बजट नहीं बल्कि मुआशी इस्लाहाती पैकेज कहा जाए, क्योंकि ये वो है जिससे पाकिस्तान की मईशत जबरदस्त हो जाएगी और IMF की तरफ हमें नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो समरात 2022 तक वो देख रहे हैं वो बड़े जबरदस्त होंगे। असद उमर साहब ने कहा कि ये जो वो आज पेश कर रहे हैं, जिसे ऑपोजिशन मिनी बजट कहती आई है, ये मिनी बजट नहीं बल्कि मईशत बढ़ाने का, ज़राअत बढ़ाने का, सरमायाकारी बढ़ाने की वो तजावीज हैं जिसकी कैबिनेट ने मंजूरी दी कौमी असेंबली के इस इजलास से पहले, और आज जो ये पेश करने जा रहे हैं इससे बहुत बेहतरी आएगी। कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा कि जिससे अवाम के ऊपर टैक्स का बोझ आए, बल्कि जो उन्होंने इब्तिदा में कहा कि ऐसे ऐसे टैक्सेस जो कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक तरह से उसके अंदर हिंड्रेंस थे, उसको दूर करने के लिए बड़ी जबरदस्त किस्म की ये तजावीज हैं और बड़ी जबरदस्त किस्म के इकदामात हैं जो लिए जा रहे हैं। ऑपोजिशन जमातें हमेशा ये कहती थी कि मौजूदा हुकूमत की कोई डायरेक्शन नहीं नजर आती इकोनॉमी पर। आज असद उमर साहब ने जितनी डायरेक्शन दे दी है, क्या अब ऑपोजिशन समझती है कि वाकई इससे बड़ी हद तक बेहतरी आएगी? इस कौमी असेंबली के इजलास के शुरू होते ही गो कि ये सब कुछ तय पा गया था कि आज सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा होगा और वो ये जो तरमीमी बिल पेश किया गया है इस पर बात होगी। लेकिन इजलास का आगाज होते ही हमने देखा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने उठकर सानिहा जो साहिवाल है उसका जिक्र किया, उसमें उन्होंने मॉडल टाउन का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मुझे कहा जाता था कि मैं इस्तीफा दे दूं और वजीर आजम भी इस्तीफा दे दें, तो क्या आज इस्तीफा दे दिया जाएगा? फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इसका जवाब दिया और ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ से काफी शोर शराबा हुआ, क्योंकि आज हुकूमत ने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की तौहीन ना हो इस पर उन्होंने जब कहा तो जाहिर है ऑपोजिशन ने रिएक्ट करना था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि किस तरह से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में थी तो इन्हीं इलेक्टेड मेंबर्स के हवाले से क्या कुछ नहीं कहा था। बहरहाल आज हमारा मुद्दा जो है वो मईशत की ये डायरेक्शन है जो कि अब दे दी गई है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा 9 माह में ये तीसरा बजट है जो कि पेश किया जा रहा हो। हुकूमत कई मर्तबा ये कहती नजर आएगी और कह सकती है कि ये मिनी बजट नहीं, ये तो मेरे माहिरीन ही बताएंगे कि इसे मिनी बजट कहते हैं या नहीं, क्योंकि जब आप रिफॉर्म्स पैकेज लाते हैं तो उसको आप SRO के जरिए भी लाया जा सकता है, लेकिन कहीं भी टैक्सेस में जब कमी हो या टैक्सेस को बढ़ाया जाए तो उसमें जाहिर है कि इसे मिनी बजट के जुमरे में ही डाला जाएगा। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो दरिया को कूजे में बदले और आने वाले दिनों में हम इस पर काफी बहस करेंगे जब और तफसीलात सामने आएंगी। अभी तो स्पीच की हद तक वफाकी वजीर खजाना ने जो जो बातें कही हैं उस पर जिक्र किया जाएगा। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूं। हमारे साथ तशरीफ फरमा है इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं नजीब हारून साहब, कौमी असेंबली के मेंबर हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दानियाल चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन इस्लामाबाद स्टूडियो। हैदर जमान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ लाहौर से इस शो का हिस्सा बन रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नजीब हारून साहब, मिनी बजट इसको नहीं कहते हैं, इसको इस्लाहाती पैकेज कहते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी आज जिस कॉन्फिडेंस से असद उमर साहब ने बहुत सारी बातें कही, ये जानना बड़ा जरूरी है कि जाहिर है कि 5 माह तो हो चुके हैं जब पहला बजट प्रेजेंट किया जा रहा था,
کیا یہ تمام چیزیں اس وقت آپ کو نہیں لگتا تھا کہ کر دینی چاہیے ہیں؟ کیونکہ اس وقت بھی جو چیزیں پیش کی گئی تھیں اس سے بھی کہا جا رہا تھا کہ بڑے زبردست قسم کے ثمرات سامنے آئیں گے. دیکھیں یہ جو 5 ماہ گزرے ہیں اس کے اندر بہت ساری انٹرفیسنگ ہوتی ہے اور بہت ساری انفارمیشنز کا فلو ہو رہا ہوتا ہے. جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں, جو امپورٹرز ہیں, جو اسمال بزنس مین ہیں, جو ٹریڈرز ہیں, ان کی انپٹس آ رہی ہوتی ہیں اور آپ کو ریزلٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک طرح کا پرو ایکٹیو سی صورتحال ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بیلنس کرنا, کیونکہ جو بڑا کام اٹھایا تھا حکومت نے, اس حکومت نے, وہ یہ تھا کہ جو اس قوم کو جو آئی ایم ایف کے پیسوں کے نشے پہ لگایا گیا تھا, جو آسان ترین طریقہ ہوا کرتا تھا اور بار بار 12 دفعہ پاکستان گیا کہ وہ آسانی سے وہ پیسے لے لیے جائیں اور آپ اگلی نسل کو گروی رکھتے چلے جا رہے ہیں, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کانفیڈنس حکومت کا بھی بڑا ہے. اور جو دوست ممالک کے ساتھ آسان شرائط کے اوپر جو بہت ساری, تاکہ جو ایک ڈیفیسٹ تھا, جس مقدار کے اندر پیسے درکار تھے, اگر وہ لینے کے لیے آئی ایم ایف کے دروازے کے اوپر اس وقت چلا جاتا یا جھک جایا جاتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری سختیاں ایسی کرنی پڑتی جو حکومت مجبور بھی ہوتی اور نہ چاہتے ہوئے بھی کرتی. تو اس کو ریزسٹ کیا گیا ہے اور قوم سے ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اور اس نے حکومت نے بھی اپنی پیٹی کسی, بہت سارے آسٹریلٹی میجرز بھی لیے اور ایک پیغام دیا کہ اس وقت قوم اس کڑوی گولی سے گزرے کہ آئی ایم ایف کے پاس یا ہم نہ جائیں یا اگر جائیں تو بہت اتنی ضرورت کے لیے اور چھوٹی ضرورت کے لیے کہ جو ہم پوری نہ کر پائیں دوست ممالک سے. اور پھر اسی طریقے سے جو ریونیوز بڑھانے کے لیے کہ امپورٹس کو کم کرنا ہے, ظاہر ہے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اور یہ انڈیکیٹر جو ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے جو بھی کاوش اور کوشش کی گئی تو اس کے پازیٹیو انڈیکیٹرز آنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ صحیح ڈائریکشن کے طرف, صحیح سمت کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی لیے آپ لوگوں نے سوچا کہ ایک اصلاح, اب ناؤ ریفارمز پیکج کا ٹائم آیا ہے, سو دیٹ یو نو دس از the next phase that you can take the economy, you can elevate it a little. بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کی چھوٹی چیزیں جب کئی جمع ہو جائیں ان کو میجرز لیں, کیونکہ اس کے اندر سہولت کاری بھی ہو رہی ہوتی ہے, آسانی بھی ہو رہی ہے اور ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی ہے, اور جو لوگ پرفارم کر رہے ہیں جو چیزیں ان کو آپ ریوارڈ بھی کر رہے ہیں, انسینٹیوز بھی دے رہے ہیں, اور جہاں جہاں وزن ڈالنا چاہیے ان کے اوپر وزن بھی ڈال رہے ہیں. وہ تو پہلے بھی آپ لوگوں نے کہا تھا صاحب ثروت پر وزن ڈالے چلے جا رہے تھے, اور غریب پرور حکومت ہے, غریبوں پر کسی قسم کا نہ تو ٹیکس ہے اور ان کی زندگی بڑی آسان ہے. یہ کڑوی گولی کا ذکر کر رہے ہیں دانیال چودھری صاحب, منی بجٹ آپ اس کو کہیں گے یا نہیں؟ میرا اس کا بڑا چھوٹا سا جواب دیجیے گا, اور ساتھ میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے جو اپنے پہلے بجٹ میں جو محصولات, ظاہر ہے اس کی ایک پروجیکشن دی تھی اور اخراجات کی بھی پروجیکشن دی تھی, یوزلی آپ اس طرح کی چیز جب کرتے ہیں when you fail to actually meet up the target. بالکل ٹھیک ہے جی. دیکھیں اس کو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر اس کو منی بجٹ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے, یا سپلیمنٹری تو ہو نہیں سکتا, منی بجٹ ہی ہے. ریزن بینگ کہ جب آپ کے اوریجنل بجٹ میں کوئی چیزیں جو آپ کے ٹارگٹس پورے نہ ہوں, پروجیکشنز جو ٹارگٹس آپ نے ذکر کیا ہو وہ پورے نہ ہوں, تو آپ کو یوزلی لے کے آنا پڑتا ہے. آپ نے ہسٹری میں دیکھا آٹو پالیسیز آئی, ایسی اور چیزیں کافی آئی. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں بجٹ کی, اس کو منی بجٹ کہیں, اس کو کچھ بھی آپ نام دے دیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ غریب کو ریلیف ملا جس کا وعدہ کیا تھا تحریک انصاف نے. آپ نے آج کموڈیٹیز کے اوپر سے ٹیکسیشن ختم کیا یا لگایا. 500 ایسے آئٹمز ہیں جن کے اوپر ٹیکسیشن بڑھایا گیا, جی ایس ٹی بڑھائی گئی, 1000 سی سی کے اوپر سے پلس گاڑی کے اوپر ٹیکس بڑھایا گیا. آپ کی جو پروڈکٹس, ڈیری پروڈکٹس, جو چھوٹے بچوں کو گھر سے دودھ پلانے سے لے کر آپ کی جو ایک خواتین یا گھر کی خاتون جو ایک کوئی چھوٹا سا بلش آن بھی لیتی ہے نا, اس کے اوپر بھی ٹیکس لگائے. آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں کینسر کی جو دوائی ہے اس کے اوپر لگژری ٹیکس لگتا ہے. مطلب ان کی ماشاءاللہ ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی ہو اور ان کو کریڈٹ جاتا ہے. ان تمام دوائیوں جو پلتا آپ کو 12 روپے کا ملتا تھا, جو 18 روپے کا ملتا ہے, یہ ان کی مہربانیاں ہیں. تو آپ اس کو بجٹ, منی بجٹ کہیں یا نہ کہیں, آپ اس کو شاید کچھ بھی نہ کہیں, لیکن آپ کو ایک چیز پتا ہونی چاہیے لوگوں کو کہ یہ غریب بندے کے اوپر بوجھ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. جو لوگ اس کو دیکھ رہے تھے, سارا دن میں ٹی وی میں دیکھتا رہا, خواتین سے پوچھتے رہے, خواجہ سرا سے پوچھتے رہے, لوگوں سے پوچھتے رہے, اور ہر بندے کو یہی اپنی معصومیت
मैशियत था कि हमें मासूमियत में बोल रहा था कि हमें किस तरह रिलीफ मिलेगा, कोई अपना ख्वाहिश बता रहा था, कोई अपनी बता रहा था। लेकिन मेरे भाई बैठे हुए हैं, सीनियर हैं नजीब साहब, कि मुझे एक चीज बता दें कि आपने गरीब को इस बजट में कोई रिलीफ दिया? आप कहें कि गलत है कि 500 आइटम्स के ऊपर हमने टैक्स नहीं लगाया, आप बताएं कि हमने जीएसटी कम किया, हमने नहीं बढ़ाया, आप बताएं कि हमने दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाया। ये तमाम वो चीजें हैं जो एक घर में इस्तेमाल होती हैं, ये फैमिली यूज करती हैं, और ये मैशियत आपकी डिटर्मिन करती हैं। तनख्वाहें कम होती जा रही हैं, डॉलर डीवैल्यू हो रहा है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है क्योंकि आपके पास मालिकान के पास पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ से आप ऐसे बजट लेके आते हैं जिसके गरीब के ऊपर, आपको नहीं लगता दानियाल बहुत सारी चीजों में जो टैक्सेस कम करने का जिक्र कर रहे थे असद उमर साहब, और जिसपे वो कह भी रहे थे कि देख लीजिए कि हिज़्ब इख्तिलाफ के पास अब कुछ नहीं है शोर करने के लिए, क्योंकि हम टैक्सेस को कम कर रहे हैं। जहां उन्होंने बैंकिंग सेक्टर का जिक्र किया कि अगर आपको हाउसिंग लोन लेना है तो कितना कम हो जाएगा, 49% होता था सुपर टैक्स प्लस पता नहीं कौन कौन से टैक्स, अब वो जो है 20% के ऊपर मिल जाएगा। सो दैट्स अ गुड स्टेप। देखिए इधर ये लोग रोटी खाने से माजूर हैं, घर चलाने से माजूर हैं, तो अब हाउसिंग टैक्स की बात कर रहे हैं। ये वही बात है कि भाई जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आई थी ना, तो उनको बंदों ने कहा कि वी डोंट हैव ब्रेड टू ईट, तो बादशाह आगे कहते हैं व्हाई डोंट यू ईट केक्स, कि मतलब यहाँ क्या नाम है, इनके पास, लोगों के पास अपनी जिंदगी बसर करने के लिए छत नहीं है, छत ले लिए इन्होंने, घर तोड़ दिए, तबाही कर दी है, मैशत का आपका बुरा हाल कर दिया है। जहां वादा करते थे नौकरी देने का, लोगों को बेघर और बगैर नौकरियों के कर दिया आपने। आप दूर क्यों जाती हैं? आप हमारे शहर में जहां बैठे हैं, यहाँ कम से कम 5 से 6 हजार लोग बेघर हुए कि इन्होंने जो सारे मार्कीज और चीजें गिराई। ये लोगों को रोजगार देने की बात करते थे, रोजगार का वादा करके और बेरोजगारी फैलाई इन्होंने। आज इस मिनी बजट में इन्होंने क्या किया? सिवाय बोझ की और महंगाई के कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप बेहतर देखें। अच्छा। हाँ, इसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, मैं बात कुछ एग्री करूंगा जो लॉन्ग टर्म में आपकी इकोनॉमी को इफेक्ट करेंगी, लेकिन देन अगेन दिस वाज पीपल हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम। 5वां महीना हो गया, डॉलर डीवैल्यू हो रहा है, आपकी मार्केट की इकोनॉमी का बुरा हाल हो गया है, आपकी ग्रोथ जो है वो तकरीबन 4% पे आ गई है। मंथली टू मंथली इन्फ्लेशन अगर आप करें तो वो 8 कुछ पे आप खड़ी हुई है। तो हम क्या बात करते हैं और क्या लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों को ये बेघर कर रहे हैं कि अगर ये अभी भी रिलीफ नहीं दे सकते तो फिर कब देंगे? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, आप ये समझते हैं कि कोई रिलीफ इसमें एक आम शख्स को नहीं मिला। कमिंग टू यू हैदर, आप भी इकोनॉमी पर बड़ा जबरदस्त बात करते हैं, एंड यू नो योर इकोनॉमिक्स वेरी वेल। आप नहीं समझते कि व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज, ज़राअत का आप जिक्र कर लें, आप सरमायाकारी का जिक्र कर लें, ताजर का जिक्र कर लें, एक्सपोर्टर्स का जिक्र कर लें, उनकी जितनी ग्रीवेंसेस थी वो काफी हद तक दूर करने के लिए हुकूमत ने ये रिफॉर्म्स जो हैं वो आज जिनका अनाउंसमेंट की है, बहुत सी तो उनको मतलब लॉन्ग टर्म में बड़ा इफेक्ट करेंगी और पॉजिटिव इफेक्ट्स देंगी। बहुत शुक्रिया। और दानियाल ने भी काफी सारी बातें की हैं, और हमारे जो दोस्त हैं पीटीआई से, देखिए आपके जो इंट्रो में एक बुनियादी सवाल था क्या ये मिनी बजट है। देखिए जब आप एक फाइनेंस बिल टेबल करते हैं, मनी बिल जिसको स्पीकर सर्टिफाई करता है, तो वो कानून और आइन के मुताबिक बजट होता है। उसको मिनी कहें, मेगा कहें, चूजा कहें, जो मर्जी कहें, और उसके ऊपर सेनेट के अंदर सिफारिशात जाती हैं और वोटिंग नहीं हो सकती। तो दिस इन इटसेल्फ इज सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी कि ये रिफॉर्म पैकेज है। हर बजट एक इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज होता है। इस मिनी बजट का वजह यह है कि 2 राउंड IMF के साथ हो चुके हैं, और उसमें इनको ऐसी बातें पता चली जो शायद इनको हुकूमत में आने से पहले उसका इदराक नहीं था या समझ नहीं आई थी। और ये जो इंटरैक्टिव की बात करते हैं, ये जो इन्होंने बजट दिया अगस्त के महीने में, उसमें भी इन्होंने इंटरैक्शन बहुत किया था, ताजिरों को मिले थे, सनतकारों को मिले थे, और जो वादे किए उस बजट में वो पूरे नहीं किए। 400 अरब आज भी एक्सपोर्टर का रिबेट्स में और रिफंड्स में अटका हुआ है। एप्टमा सरापा एहतजाज थी कि 6.5 सेंट पे आप हमें कह रहे हैं गैस देंगे, लेकिन 12.5 पे बिलिंग हो रही है। इसी तरह दीगर सेक्टर्स हैं, हाँ, फर्टिलाइजर है, ऑटोमोबाइल है, जो पावरफुल लॉबी सेक्टर्स हैं या हुकूमत के करीब हैं, उनको कुछ ना कुछ दिया गया है, लेकिन देखना पड़ेगा कि उसके नताइज क्या हैं। अब आ जाएं टैक्सेशन मेजर्स पे। ये कहते हैं टैक्स नहीं लगाया, तो बिल्कुल दानियाल ने क्या सही कहा, जीएसटी जो है सबसे इन्फ्लेशनरी टैक्स होता है, कंजम्पशन पे होता है, और आम माचिस से लेके बच्चों के दूध पे और खुराक पे होता है, और वो लग गया। उसके अलावा
500 आइटम्स पे जो रेगुलेटरी ड्यूटी है, अब उसकी तफसीलात का बजट के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वजीर खजाना और तफसीलात कराने की, उस पर ज्यादा बात हो सकती है। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं और हैरान कुन हैं। ये फरमा रहे थे कि हमने ऑस्टेरिटी की है। स्टेट बैंक की अपनी रिपोर्ट है कि 20% गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी है पिछले 6 महीने में, बिल्कुल सही। और एक्सपोर्ट्स 30% डिवैल्यूएशन के बावजूद 0.001% बढ़ी हैं और इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं। तो एक्सपोर्ट्स में कमी नहीं हुई। हाँ, रेमिटेंसेस बढ़ी हैं और उसकी बहुत एक वजूहात हैं। एक सीजनल फ्लक्चुएशन है, दूसरा डिवैल्यू आपने किया तो कुछ लोगों ने पैसे ज्यादा भेज दिए। अब अगली बात जो बड़ी खौफनाक है नादिया, और मैं चाहता हूं कि आपके नाजरीन ये समझें कि अभी तक जो महंगाई हुई है कमर तोड़, वो हुई है जिसे आप कहते हैं ट्रेडर माफिया ने अपना स्प्रेड बनाया या विंडफॉल गेन किया कि एलसी खोली हुई थी 120-25 रुपए में, इंपोर्ट ऑलरेडी हुई थी, डिवैल्यूएशन से पहले स्टॉक्स पड़े थे वेयर हाउसेज में, शेल्फ्स पे, और उसके ऊपर उन्होंने फॉरेन प्राइसिंग इंक्रीज कर दी और अवाम की जो है कमर टूटी। लेकिन आज जब 140 के बाद जनवरी में एलसी खुल रही है और जो इंपोर्ट आ रही है और जिसके ऊपर अब ये फ्रेश रेगुलेटरी ड्यूटीज लगेंगी, तो ये एक बहुत बड़ी इन्फ्लेशनरी सुनामी आएगी। और ये जो कह रहे हैं कि हमने कशकोल तोड़ दिया आईएमएफ प्रोग्राम ब्रिंग्स इन फिस्कल डिसिप्लिन। आपके अल्ले तल्ले और शाह खर्चियां बंद हो जाती हैं और दूसरे इदारे वर्ल्ड बैंक, IBRD, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो आपको डिसिप्लिन को देखते हुए कि आप एक डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क में चल रहे होते हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दोस्त ममालिक से किसी से 2 अरब, किसी से 3 अरब और 3-4% पे ये इन्होंने कर्जा उठाया है, कौम को गलत बयानी कर रहे हैं, कहीं फौजी भेज रहे हैं, कहीं इंटरेस्ट दे रहे हैं, और जो ये लोन उठा रहे हैं जिसको ये IMF से बहुत फ्रेंडली समझ रहे हैं, ये लोन नहीं है। IMF का जो लोन होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए यूज हो सकता है, जबकि ये जो ले रहे हैं और जो कतर से हुआ और कल UAE ने जो 3 बिलियन का साइन किया, वो डिपॉजिट प्लेसमेंट है। You cannot withdraw that. Okay. That is a secured deposit and they will withdraw the entire amount. So आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहां उसकी रिलीफ मिलेगी? आप उसको अपनी इंपोर्ट्स के लिए यूज नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि जिस तरह कई बैंकर लोग होते हैं कि टारगेट हमने जी मीट किया है, हमारे पास आ गए। अच्छा, तो वो चीज मुझे एक ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे इस पर तफसील से नजीब हारून साहब से जरूर जवाब लेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये जानना चाहते हैं और नजीब साहब से पूछेंगे कि देखें, बहुत सारी चीजों की जाहिर काबीना ने मंजूरी दी है इस तरमीमी बिल की, और बिल्कुल सही बात है कि इसे आप मिनी बजट ही कहेंगे व्हेन यू हैव प्रेजेंटेड इट इन द नेशनल असेंबली अंडर दी फाइनेंस, वो जो जिसे कहते हैं ना तरमीमी एक्ट जिसे कहते हैं, उसमें। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जब बाद में पता चलेंगी जिसमें वो पुरतायुश अशिया का बड़ा जिक्र है, GST का जिक्र आपने भी किया, दानियाल ने भी किया, उससे किस हद तक महंगाई बढ़ सकती है इसको भी आप लोगों ने एंटिसिपेट किया होगा। डू यू थिंक दिस इज फेयर, या फिर अभी ये वही वाला पूरा माहौल चल रहा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि घबराएं मत, आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेट्स टेक अ ब्रेक। ऑलराइट, बिजनेस कम्युनिटी काफी खुश नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि आज जो मिनी बजट पेश किया है हुकूमत की तरफ से, उस पे बिजनेसमैन जो हैं वो खुश नजर आते हैं और वो कहते हैं कि काफी चीजें जो हैं वो अच्छी होंगी। अब वो रियल बिजनेसमैन जब जो फेडरेशन के लोग होंगे उनको जब हम बुलाएंगे उनसे भी पूछेंगे व्हाट दे हैव टू से। बट आई वांट टू नो वन थिंग नजीब साहब, स्पीच के अंदर जाहिर है वो सारी बातें नहीं की जाती जो कि फिर एक्चुअली जब सामने आती हैं तो बड़ी चीजें लगती हैं। जिस चीज को दानियाल भी कह रहे हैं, हैदर भी कह रहे हैं, GST के हवाले से, पुरतायुश अशिया के हवाले से, क्या इस बात में सदाकत नहीं है कि वो जो कह रहे हैं ना कि बच्चे के दूध से लेके हाँ इसमें चीजें जब मैं इस प्रोग्राम में आ रहा था तो मेरा ये बिल्कुल ख्याल नहीं था कि दानियाल साहब या हैदर साहब यहाँ बैठ के किसी इसकी तारीफें कर रहे होंगे, लेकिन जो चीज पर्सपेक्टिव में हमें लानी है कि जो एक्चुअल PTI के जो रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल पॉलिसी चेंजेस ये बजट हमको मिला था, तो जाहिर बात है कि जब आप उसके अंदर स्टीयर करेंगे और उसके डायरेक्शन को तब्दील करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा जो पिछला आप उसे मिनी बजट कह रही हैं, आई कैन लिव विद इट। और इन्होंने जो वजीर खजाना ने उसको माशी इस्लाहात का पैकेज कहा, मैं समझता हूं बहुत सारे लोग इसको भी कबूल कर लेंगे। लेकिन जो हमें समझनी है चीज कि जो इकोनॉमी का डिजास्टर पीछे से मिला उसका ब्रंट PTI इस वक्त फेस कर रही है और उसको फाइट कर रही है, क्योंकि जब तक आप किसी का कद नापेंगे या किसी को तो बेंचमार्किंग करेंगे कि आप उसको खड़ा किस जगह करके कर रहे हैं, तो जिस हालत में मिला
वो उसको जरूर मद्देनजर रखें और ये जहन में रखें कि जो ये IMF के तुफैल में और जो भी मॉडल्स चल रहे थे पिछले 60 साल के अंदर 6 ट्रिलियन 24,000 बिलियन रुपए पाकिस्तान डेट में था, और पिछले 10 साल में जबकि 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी मरकज में और 5 साल नून लीग की, तो ये 30,000 ट्रिलियन के ऊपर पहुंचा। इस वक्त ये हुकूमत जाहिर बात है कि 22 साल अपोजिशन करके इक्तदार में आई है और लोगों को करप्शन के खिलाफ भी और लोगों को एक उम्मीद बेच के आई है, और ये आउट ऑफ द बॉक्स जो कन्वेंशनल सोल्यूशन थे, जो टिपिकल सोल्यूशन थे, जो बार बार, जैसे अगर आप बार बार एक ही इलाज एक ही डॉक्टर कर रहे हैं और एक ही दफा इस्तेमाल कर रहे हैं और मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है, तो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन के ऊपर गई है। और ये बात ठीक है कि बहुत छोटी कोई 2.5-3% समथिंग लाइक दैट, इस पे UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की, मलेशिया, जो मुल्क पाकिस्तान के दोस्त भी हैं, सिंपैथेटिक भी हैं और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, उनसे जरूर मदद ली गई है। इस वक्त इसमें बेसिक फंडामेंटल्स पे कंसंट्रेट किया गया है और एक्सपोर्ट पे खास तौर से, क्योंकि एक्सपोर्टर को जो ब्रंट आया हुआ था और जो उसके इनकैशमेंट नहीं हो रहा था लिक्विडिटी की वजह से, क्योंकि जब पैसे ही नहीं होंगे तो उसको ज़्यादा वो पैसे नहीं मिल रहे थे, तो इन्होंने वजीर खजाना साहब ने ये भी ऐलान किया कि उनको प्रॉमिसरी नोट मिल जाएगा, जिसको वो कुछ ना कुछ बैंक से जो कैश स्टाफ्ड होगा एक्सपोर्टर, वो उसको बैंक से कैश कर लेगा, को डिस्काउंटिंग करा लेगा। तो ये है। अच्छा, लेकिन आप जो ये एक्सपोर्टर्स की बात कर रहे हैं ना, ये हैदर उसमें नफी में सर हिलाए जा रहे हैं। एक जुमले की और इजाजत दे दीजिए। जो बुनियादी मसला है वो ये है कि रेवेन्यूज को बढ़ाना है, और जाहिर बात है कि रेवेन्यूज जो है वो इंटरनल ही रिसोर्स से, क्योंकि एज अ कॉम हम जहां तक टैक्स टू GDP रेशो, एक तो हमारी GDP बहुत छोटी है और जो टैक्स टू GDP रेशो है उसके अंदर हम जाके अफ्रीका के बिफोर यू रिस्पॉन्ड हैदर, आई जस्ट वांट टू आस्क अ वेरी क्विक क्वेश्चन। एक चीज बता देना, एक चीज हमें जरा सा, मैं दोनों दोस्तों से भी यही कहूंगा, क्योंकि ये मतलब इस वक्त इकोनॉमी स्पेसिफिक ज्यादा डिस्कशन हो रहा है कि हमको पाकिस्तानी बन के सोचना है, और सारे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से पहले चीजों को अप्रोच किया गया है, जो एलीट क्लास के बजट हैं और जिनको मुझे शायद कोई नहीं फर्क पड़ता कि क्या चीज कितनी हो जाए, शायद आपको भी ना पड़े, कि आम आदमी तक उसका बेनिफिट पहुंचने के अंदर जाहिर बात है कि ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। अच्छा, ठीक है, इकोनॉमी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं चलेगी। लेकिन इसमें जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, जिसको इनकरेज किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर बात है कि एक इकोनॉमिक डिसिप्लिन भी लाने की कोशिश की जा रही है, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग डन एट द सेम टाइम। उसकी इधर उधर हीट पहुंच रही है, लेकिन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, और ये जो हाउसिंग का है ये मेजर प्रोजेक्ट है। जी, ये इसी पर मैं आ रही थी। देखिए, मेरा बस अब एक छोटा सा जवाब दे दे नजीब साहब। आप ये मुझे बताइएगा कि जो आप लोगों ने पहले टारगेट रखा था, क्या वो मीट किया? As for revenue collection I'm talking about, क्या वो मीट हुआ आप लोगों का? नहीं, जाहिर बात है कि ये सारा जो रियलाइनमेंट है वो टारगेट उस तरह से मीट नहीं हुए, नहीं हुए बिल्कुल से। अच्छा। और पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी भी वो रेवेन्यू के टारगेट अगर मीट हुए हों, तो हमारे ये दोनों भाई जो इकोनॉमिक पे ज्यादा दस्तरस रखते हो, क्योंकि टारगेट्स आप स्टीप रखते हैं और फिर उसके ऊपर बेस्ट एफर्ट करते हैं, और चूंकि इस वक्त साइमल्टेनियसली डिसिप्लिन थी और इन्वेस्टर भी जरा सा वे करता है। अच्छा नजीब साहब, बिफोर देखिए ब्रेक का वक्त आ जाएगा, मेरे दोनों भाइयों ने भी रिस्पॉन्स करना है। प्लीज गो अहेड। मैं पहले हैदर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हाउसिंग के हवाले से बड़ी क्रिटिसिज्म थी कि वो कहाँ है 50 लाख घर, और आप ये जानते हैं कि बैंक्स वर नॉट रेडी, इतने आराम से वो कर्ज नहीं दे सकते, क्योंकि अभी ये भी डिसीजन समझ में नहीं है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे होगा, किस तरह से होगा, अभी तो सारी चीजें सामने आएंगी। ये है कि घर बना के देंगे, आसान कर्जों पर देंगे। नहीं नजीब साहब, इसीलिए क्या ये आप समझते हैं जी 20% टैक्स जो कम किया गया है ये बैंक के लिए, छोटे घरों के लिए, आपके ख्याल में नाउ दे आर कमिंग टू दीज थिंग्स ताकि इनके वादे पूरे हो सकें? देखिए, हाउसिंग पे पहले मैं जल्दी से जवाब दे दूं। देखिए, जो साहब
प्राइम मिनिस्टर के दोस्त हैं, वो लंदन बेस्ड, जिनको इन्होंने 50 लाख घरों का ठेका दिया है या कोशिश की है वो बनाएंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं है सर। जो भी कोई नाम है, मुझे नहीं नाम पता, नजीब भाई को पता होगा, लेकिन वो होस्ट करते रहे, वो रोड शो करते रहे, वो आते रहे। इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा चलें सही कह रहे हैं, और वो ताल्लुक भी नहीं होगा, और उनके बगैर ये प्रोजेक्ट होना भी नहीं था, ये ब्रेन चाइल्ड ही उनका था। तो ये बड़ा हार्टनिंग टू नो है कि उनके बगैर ये प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब है ये नॉन स्टार्टर है। दूसरी चीज ये है कि सीमेंट जो मेन कंपोनेंट है हाउसिंग का, इस वक्त सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ एक्सपोर्ट कर रही है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है पाकिस्तान में, बिकॉज यहाँ पे हाउसिंग, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी मौजूद है और ये आशियाना मॉडल लाना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल नॉन स्टार्टर है, और ये बैंकों को जो रिलीफ दी है, बैंक्स हाउसिंग की मद में लेंगे और ये पैसे कहीं और रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये वक्त बताएगा कि इसका क्या इंदराज है। लेकिन 2-3 बातें बड़ी इन्होंने इंटरेस्टिंग की हैं, और नजीब साहब को मैं क्रेडिट देता हूं कि इतनी दलेरी से वो ये डिफेंड कर रहे हैं। जहां तक इन्होंने हमारे और नून लीग के टाइम के रिकॉर्ड सुनवाए हैं, मैं थोड़ा सा जसारत करूं, $11 अरब इस ब्रिलियंट गवर्नमेंट नए पाकिस्तान के ने 6 महीने भी नहीं अभी हुए, 150 दिन हुए हैं, उसमें इन्होंने बोरो कर लिए हैं। उसके बिलियंस आप बना लें 140 रुपए से। उसके अलावा स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि 2.4 ट्रिलियन रुपए में डेट जो है इन्होंने बोरो किया है, जो 15 अरब रुपया रोजाना की बुनियाद पे डेट फाइल हो रहा है। यानी हमारे दौर में वो 3 अरब या 4 अरब रोजाना होता था, नून लीग के दौर में कोई 6-7 अरब होता था, इन्होंने रिकॉर्ड रकम कर दी है 15 अरब रोजाना। अच्छा, 20% गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जहां से एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ चलता है और उसको फिर प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट करता है, वो इन्होंने बाय 60% स्लैश कर दिया है, और वो जो रखा हुआ है उसकी भी पीएसडीपी जो है फंड्स की रिलीज नहीं हो रही। इसी तरह ज़राअत बिल्कुल क्रिपल कर गई है, और फर्टिलाइजर सेक्टर ने जिस तरह लूटा है इस मुल्क को, जीआईडीसी कलेक्ट करते रहे हैं 10 साल, उनके पास अरबों रुपए पड़े हैं। और जो एक्सपोर्टर्स की ये बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं, जब मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो मैं ऑलरेडी एक एलसी लेके बोरोड मनी के ऊपर मार्कअप दे के महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगी लेबर पे मैं एक्सपोर्ट करता हूं, और मेरा जो रिबेट है या ड्यूटी ड्रॉबैक है वो मुझे फौरन मिलता है, तो मैंने उसी पैसे को रिवॉल्व करना। अब ये कितनी ब्रिलियंट प्रपोजल है कि आपको जो पैसा आपका ऑलरेडी जिस पे आप मार्कअप दे रहे हैं, उसके आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको हम देंगे, फिर आप उसको रीमॉर्गेज करेंगे और उसके ऊपर दोबारा कॉस्ट ऑफ फंड देंगे। यानी इस तरीके से अगर आप इंडस्ट्री को लूटेंगे, आप इन्वेस्टमेंट को कहां से लाएंगे? यहां इन्वेस्टमेंट के लिए कोई तैयार नहीं है। तीसरी बात नहीं, आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? अभी कतर से भी इन्वेस्टमेंट आएगी, अभी सऊदी अरेबिया से भी आ रही है, एंड प्राइम मिनिस्टर हैज बीन सेइंग कि वो जहां जाते हैं, जी वो जहां जाते हैं, पीपल आर जस्ट वांटिंग टू कम टू पाकिस्तान। वो किस बदले में आ रही है ये? ठीक है, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने का बड़ी देर से कहा जा रहा था, क्योंकि नजीब साहब ने काफी लंबा जवाब दे दिया था। सॉरी हैदर कता कलामी के लिए। लेट मी जस्ट क्विकली टेक अ ब्रेक। दानियाल आल्सो हैज टू रिस्पॉन्ड टू दिस। आप लोग शिकायत करते थे कि इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई, मुल्क चल ही नहीं रहा। अब सारे रिफॉर्म्स पैकेज दे दिया है इस मुल्क को चलाने के लिए, मईशत की डायरेक्शन के लिए। सो प्लीज डाइजेस्ट इट। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। क्योंकि वक्त बहुत कम है, आई गो स्ट्रेट टू दानियाल। दानियाल अली जैदी भी ट्वीट कर रहे हैं और ये कहते हैं कि इतना जबरदस्त किस्म का ये रिफॉर्म्स बिल पैकेज या बजट है जो पेश किया गया है कि आप यानी ऑपोजिशन के लोग बड़ी जल्द अब 2023 के अंदर पीटीआई के टिकट्स जो है वो अप्लाई करना शुरू कर देंगे। देखें जी, पहले तो मैं 2-4 चीजें नजीब साहब की आंसर करूं कि कहते थे कन्वेंशन सोल्यूशन नहीं, कन्वेंशनल सोल्यूशन नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स ये आके हमारी पॉलिसी है। देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स पॉलिसी और कन्वेंशन सोल्यूशन को आपको लेट गो इग्नोर तब करना पड़ता है कि जब आपका जो बेसिक जरिया है या तरीका है वो सही ना चल रहा हो। कि अगर आपको सर दर्द है और आप पैरासिटामोल से नहीं आपको जा रहा, तो फिर आप कोई और दवाई लोगे या कोई उसको ऑल्टरनेट ढूंढोगे। जब आपके पास, हम इनको छोड़ के गए हुकूमत, इनके पास इन्होंने इनके पिछले 5 महीने की इनकी प्रोग्रेस देख लें। इनकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 637 मिलियन से 254 पे आ गई है। अच्छा, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 43% पे आ गई है, कम हुई है। आपकी स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर गई है। आपकी स्टॉक मार्केट जो 186 मिलियन, देखें आपको एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मुल्क को चलाने के लिए 2 डब्बे चाहिए। एक है डॉलर का डब्बा, एक है रुपये का डब्बा। डॉलर का डब्बा हम इनको सबसे भर के दे के गए थे,
मुल्क में हाईएस्ट रेवेन्यू सिंस 1947 कलेक्ट हुआ था। बैठे में आपकी टीम भी बैठी है, गूगल कर ले, 4000 अरब था हाईएस्ट रेवेन्यू। दूसरा रह गया डॉलर का डब्बा। डॉलर का डब्बा आपका कम था, आपका 19 बिलियन, जब ये नवाज शरीफ हटे तब 21 बिलियन यूएस डॉलर्स था, लेकिन फिर जब हुकूमत की 18 पे आ गया, 19 पे आ गया, उसको इन्होंने बेहतर करना था। जीडीपी आपकी 5.6, 5.7, 5.8 टच कर रही थी। आपके जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे सब आपके टिक 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 हो रहा था। तो आपने एक डब्बे को भरने की खातिर आपने सब डब्बे तबाह कर दिए, आपने मैशत तबाह कर दी, आपने अपना बुरा हाल कर दिया, इस मुल्क की इकोनॉमी का बुरा हाल कर दिया। आप जिस सेक्टर को उठाएं, मेरे साथ नजीब साहब बैठे हैं, मुझे बता दें कि इस बजट में किसको रिलीफ दिया है। मुझे बता दें कि अभी ये कहें कि हम इसे डिसएग्री करें कि हमने डेयरी प्रोडक्ट्स को कम किया, हमने कॉस्मेटिक्स के आइटम्स को कम किया, हमने जो आपकी ये पैकिंग प्लास्टिक जिसमें होती है ना, प्लास्टिक पानी की बोतल, इसको कम किया। किसी चीज का मुझे बता दें सवाई ये 2-4 चीजों के जो बड़े ऑटोमेटिकली बड़े लोगों को, इन्वेस्टर्स को फायदा होता है, जो अच्छा है, लेकिन गरीब पिसताई जाता है। जब हम तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पुरानी की बात करते हैं, देखिए 2.4 बिलियन का डेफिसिट था पहले ही बजट में। अब आपके जितना डेफिसिट हम एक साल में छोड़ के जाते थे, इन्होंने 6 महीने में पूरा कर लिया। जो क्या नाम है, यहां हम बातें कर रहे हैं, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद, इन तमाम इकदाम के बावजूद आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की हम बात करते हैं। हम रेवेन्यू की तो बात करते हैं कि हम ये भी पहले कहते हैं कि हम IMF का नशा है, या जो IMF के पास जाने के लिए तो आउट ऑफ द बॉक्स आप बता देना क्या होना चाहिए था। जो इन नीड ऑफ डॉलर का डब्बा तो खाली था ना, तो ये बता दें कि फिर आउट ऑफ द बॉक्स क्या करते ये लोग। डॉलर का डब्बा खाली नहीं था, डॉलर का डब्बा कम था, डॉलर का डब्बा कम था। जाते ये इंटरनेशनल बॉन्ड्स हमने नहीं किया था, हम पाकिस्तान प्रमोटिंग पाकिस्तान पे गए थे, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लेके आए थे, बॉन्ड्स अपने निकाले थे, आपने फिक्स बॉन्ड्स निकाले थे, बेशुमार तरीके थे।